वेलकम गाइस, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ विद फन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एमपीएसआई के सिलेबस पे आधारित हिंदी का सिलेबस डिस्कस करेंगे और हिंदी में कौन कौन से टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही ज़रूरी हैं और एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। मैं उन्हीं सभी टॉपिक्स को आप लोगों को क्लियर कराऊंगा। ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा शब्द निर्माण। शब्द निर्माण में क्या क्या होता है, कैसे होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। शब्द निर्माण किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, अब ये तीनों क्या होते हैं ये भी देखते हैं। योग रूढ़ अर्थ की दृष्टि से रूढ़ ही होता है। क्या होता है? रूढ़ ही होता है। ठीक है, रचना की दृष्टि से यौगिक और योग रूढ़ क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? समान, यानी बराबर होते हैं। ठीक है, रूढ़ के हम खंड नहीं कर सकते हैं। खंड मतलब भाग उसके अलग अलग नहीं कर सकते हैं। किसके? रूढ़ के। ठीक है, देन अतः रचना में यौगिक ही रह जाते हैं। रचना जो मतलब निर्माण होगा शब्द का, उसमें क्या रह जाते हैं? यौगिक ही रह जाते हैं। ठीक है, फिर जिनसे हम शब्द निर्माण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शब्द निर्माण कर सकते हैं। ओके, फिर देखते हैं यौगिक शब्दों की रचना कितने प्रकार से होती है? 3 प्रकार से होती है। ठीक है, कौन कौन से? उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। ठीक है, तो देखते हैं। उपसर्ग से मतलब अति धन अंत, क्या बन गया? अत्यंत। उसी प्रकार अति क्या है? यहाँ पे उपसर्ग है, अंत क्या है? मूल शब्द, और अत्यंत क्या है? यौगिक शब्द। ओके, इन सभी से मिलके क्या बना है? अपना शब्द निर्माण। ओके, शब्द कैसे बन रहा है? उपसर्ग प्लस मूल शब्द फिर यौगिक शब्द, तब बन रहा है। ठीक है, इसी प्रकार प्रत्यय से लेन धन दार, लेनदार। ठीक है, लेन क्या है? आपका मूल शब्द, दार क्या है? प्रत्यय, और लेनदार क्या हो गया? यौगिक शब्द। ओके, इसी प्रकार क्या दिया हुआ है? समास से। ठीक है, प्रतिधन दिन बराबर प्रतिदिन, तो प्रति क्या हो जाएगा? शब्द, दिन क्या हो जाएगा? शब्द, और प्रतिदिन क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द। ओके, तो ये थे अपन के तीनों टाइप, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। देन आगे देखते हैं। कभी कभी एक ही मूल शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। बिल्कुल होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, स्वाधनतंत्र, धनता। ठीक है, स्वतंत्रता। अब स्व क्या है? उपसर्ग, तंत्र क्या है? मूल शब्द, और ता क्या हो गया? प्रत्यय। ठीक है, तो उपसर्ग भी आ गया और प्रत्यय भी आ गया और मूल शब्द भी आ गया। तीनों से मिलके क्या बना? यौगिक शब्द, जिसे बोलते हैं स्वतंत्रता। स्वाधनतंत्र धनता, स्वतंत्रता। देन नेक्स्ट देखते हैं। कभी कभी 2 प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल किया जाता है। कैसे? जैसे दिया है, समझ धनदार धन ई बराबर समझदारी। अब समझ क्या है देखते हैं। समझ हो गया मूल शब्द, दार हो गया प्रत्यय, ई हो गया प्रत्यय, बन क्या गया? समझदारी। ओके, तो 2 प्रत्यय हो गए, पहला दार दूसरा ई। ठीक है, आगे देखते हैं। आज हम लोग उपसर्ग पढ़ेंगे। ठीक है, उपसर्ग में क्या है, उपसर्ग किसे कहते हैं, है ना, ये सब हम आपको बताएंगे। तो देखते हैं। उप का मतलब क्या होता है? समीप। उप का मतलब क्या होता है? समीप। ओके, उप का मतलब क्या होता है? समीप। सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, और मिला के बनता क्या है? उपसर्ग। ओके, उपसर्ग का अर्थ किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना है। ठीक है, उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? किसी शब्द के समीप आकर, यानी पास आकर क्या बनाना? नया शब्द बनाना। ठीक है, आगे देखते हैं। जो शब्दांश शब्दों के
आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं। क्या लाते हैं? विशेषता लाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। ठीक है। आगे, हार शब्द का अर्थ होता है पराजय, परंतु इसी शब्द के आगे शब्दांश को जोड़ने से क्या होता है? एक नया शब्द बनेगा, प्रहार। ठीक है। प्रधान हार, इसका अर्थ क्या है? प्रहार का अर्थ क्या है? चोट करना। ठीक है। इसी तरह आ जोड़ने से आहार यानी भोजन, सम जोड़ने से संहार यानी विनाश, तथा वी जोड़ने से विहार यानी घूमना इत्यादि शब्द बन जाएंगे। ठीक है, हार में जोड़ने से। आगे देखते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में प्र, आ, सम और वी का अलग से कोई अर्थ नहीं है, ओके, परंतु हार शब्द के आदि में जुड़ने से उसके अर्थ में उन्होंने परिवर्तन कर दिया है। इसका मतलब हुआ कि यह सभी शब्दांश हैं और ऐसे शब्दांशों को क्या बोलते हैं? उपसर्ग। ओके, आगे देखते हैं। हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, पहला क्या दिया है? संस्कृत के उपसर्ग, यानी संख्या कितनी उनकी? 22। हिंदी के उपसर्ग, संख्या कितनी उनकी? 13। उर्दू यानी अरबी और फारसी के उपसर्ग, संख्या कितनी है? 19। ओके, देन अंग्रेजी के उपसर्ग, फिर उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के क्या? अवयव। ये अवयव। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कल से हम लोग आगे के जो भी उपसर्ग हैं, है ना, कैसे कैसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, सब हम लोग कल के वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा।